भारत देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इन 75 साल में भारत बहुत तेजी से डेवलप हुआ है और इतने कम समय में भारत वर्ल्ड थर्ड इकोनॉमी कंट्री बनना चाहता है। Good news for Indian economy over there. India is likely to overtake Japan and Germany to become third largest economy. और इसी भागा भागी में वर्ल्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री भी बन गया। The good news is that India is all set to win a race against China. India may now be the world's most populous country. आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि भारत के पास हाईएस्ट यंग पॉपुलेशन जनरेशन है और ये आंकड़ा भारत के पास 2035 तक रहेगा। इसका मतलब है भारत बहुत तेजी से डेवलप होगा। 10 और 12 सालों में भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो जल्दी डेवलप होगा। वो और कंट्रियों के मुकाबले 5 से 10 गुना तेजी से डेवलप होगा और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि भारत की सक्सेस को रोकने के लिए कौन सी बड़ी चीजों का हाथ है, और वो है इंडियन मीडिया और इंडियन पॉलिटिक्स। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन मीडिया और इंडियन पॉलिटिक्स भारत को कैसे डेवलप होने नहीं दे रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे इंडियन मीडिया और इंडियन पॉलिटिक्स के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट जो आपको पता नहीं होंगे। तो करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम अपने चैप्टर 1 को कवर करेंगे कि मीडिया कैसे पूरी तरह से करप्टेड हो गई है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मीडिया का असल में क्या काम है। मीडिया का काम होना चाहिए जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, और सरकार के द्वारा जो किए गए काम है, अच्छे काम है या बुरे काम है, उनको लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग अवेयर हो सकें, लोगों को पता चल सके क्या सही है और क्या गलत है। पर क्या दोस्तों ऐसा होता है? पर आज मीडिया पर सरकार का पूरा कंट्रोल है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि सरकार कैसे मीडिया को कंट्रोल करती है। सबसे पहले मैं उन न्यूज को कवर करूंगा जो मीडिया ने दबाने की कोशिश की है, जिसमें इंडिया पर होने वाले साइबर अटैक्स, बड़े बड़े क्राइसिस और बड़ी बड़ी ऐसी खबरें हैं जिसको मीडिया ने दबाने की बहुत कोशिश की है। क्या आपको पता है कि 2022 में इंडिया पर कितनी बार अटैक हुए हैं? ये अटैक कोई गोलीबारी और मिसाइल बम से होने वाले अटैक्स नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ साइबर अटैक की, यानी इंटरनेट से होने वाले डार्क अटैक्स के। ये अटैक इंडिया की नेशनल प्रॉपर्टी पर हुए हैं। हॉस्पिटल, रेलवे, यहाँ तक कि हमारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और हमारे पावर प्लांट्स पर भी ये अटैक हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे देश को आज़ाद हुए बहुत कम समय हुआ है और वो बहुत जल्दी ग्रो हुआ है। हमारे सभी रिकॉर्ड डिजिटल होते जा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल, रेलवे, एयरलाइन इंडस्ट्री सभी अपने रिकॉर्ड को डिजिटल करते जा रहे हैं। लेकिन हमारी पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है जिसने पहली बार कंप्यूटर, मोबाइल को देखा है। इंडिया में 365 मिलियन डिजिटल पेमेंट यूजर हो गए हैं। हर साल हम 72 लाख करोड़ के डिजिटल पेमेंट करते हैं, जो एक बहुत बड़ी पेमेंट है। और इंडिया की 75% पेमेंट डिजिटल हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। इसका मतलब इंडिया फास्टली ग्रो कर रहा है और इसी से बढ़ता है साइबर क्राइम का खतरा। साइबर क्राइम इंटरनेट, ऑनलाइन दुनिया का एक ऐसा खतरा है जो लोगों को और सरकार को एक बड़ा नुकसान कर सकती है। क्या आपको पता है नवंबर 2022 में एम्स हॉस्पिटल के सर्वर को हैक कर लिया गया था और हैकर ने इंडियन हेल्थ डाटा को बेचने की धमकी दी थी। और पिछले साल 450 मिलियन रिकॉर्ड्स लीक हुए हैं। इसरो भारत की बहुत बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे वर्ल्ड में 6 नंबर पर रैंक करती है। इसरो पर 2019 में साइबर अटैक्स हुए हैं और ये अटैक्स उस समय हुए हैं जब चंद्रयान 2 लॉन्च होना था। दोस्तों, आपको पता ही है कि इसरो कितनी बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और इसके पास कितने स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। फिर भी इतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने के बावजूद हैकर इन सिस्टम में घुस गए हैं और इसरो के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट पासवर्ड को लीक कर रहे हैं। और ये अटैक इसरो पर तब हुए जब चंद्रयान 2 लॉन्च हो रहा था। मतलब एक इंडिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था, उसके कुछ महीने पहले इसरो पर अटैक्स होते हैं। अब आप सोचिए, इतना हाई लेवल टेक और इतने एडवांस इंजीनियर भी इन अटैक्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और इन अटैक को नहीं रोक पा रहे हैं, फिर आम जनता इस अटैक से कैसे बच सकती है? एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। और आपको ये अटैक बड़े लग रहे हैं तो मैं आपको एक इससे भी बड़े अटैक के बारे में बताता हूँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट अटैक। भारत में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और जो 6.8 गीगावाट की एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं।
कुंदमकुलम जो तमिलनाडु में एक न्यूक्लियर प्लांट है, उसमें 2020 में एक साइबर अटैक हुआ जो 6 महीने तक डिटेक्ट भी नहीं हुआ। अब आप सोच सकते हैं हमारी न्यूक्लियर पावर किसी और कंट्री के पास या किसी हैकर के पास है जिसका पता हमें 6 महीने तक नहीं लगता है। इसका कितना गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इन अटैक से बचने के लिए कई कंट्रियों के पास अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन अटैक्स को डिटेक्ट करती है और साइबर क्राइम को रोकती है, लेकिन इंडिया के पास ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसलिए हमारी मीडिया इन सारी न्यूज़ को दबाने की कोशिश करती है। क्या आपने इन न्यूज़ के बारे में पहले सुना? ऐसे ही बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट मुद्दों को दबा दिया जाता है। क्या आपने वाटर क्राइसिस के बारे में सुना है? मीडिया में पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि भारत में 32% जमीन बंजर हो गई है, उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई है। इसका बड़ा कारण था जमीनों से निकाला गया अधिकतर पानी। जमीनों से मशीनों के द्वारा बहुत तेजी से पानी निकाल दिया जा रहा है, जिससे ग्राउंड वाटर कम हो रहा है और जमीन की उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है। हरियाणा जॉब क्राइसिस के बारे में भी न्यूज आई थी, उसमें बताया था कि हरियाणा में 93% लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जिसके बारे में ना ही कोई चर्चा हुई ना ही उसका कोई संविधान हुआ, बस उस न्यूज को दबा दिया। पर एक बड़ा सवाल आता है, क्या 100% मीडिया करप्टेड हो गई है? क्या कोई ऐसा मीडिया चैनल या कोई रिपोर्टर नहीं है जो इस करप्टेड पॉलिटिक्स के बारे में बोलता हो? दोस्तों ऐसी बात नहीं है। रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी और डॉक्टर प्रणव राय ये एक ऐसे रिपोर्टर हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के बारे में बोला, गवर्नमेंट के काले कारनामों को बाहर लाया। पर इनके साथ क्या हुआ हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। दोस्तों आपने 2018 में हुए स्कैम के बारे में तो सुना ही होगा। एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी कुछ किसानों से मिलते हैं और किसानों का कहना था कि हमारी इनकम दुगनी हो और गई। पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। अच्छा, और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही है उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। तब पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने शो मास्टर स्ट्रोक में बताया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इन किसानों की कोई इनकम नहीं बढ़ी है। जो धान की खेती थी 2 एकड़ में, उससे कमाई दोगुनी हुई क्या? नहीं। जो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी कि बीजेपी सरकार कैसे किसी आदमी से झूठ बुलवा के मीडिया पे इसे दिखा सकती। इसके बाद पूरे मीडिया पे खलबली मच गई और पुण्य प्रसून वाजपेयी को बहुत सारी धमकियां आने लगी, बहुत सारी न्यूज़ें आने लगी, आर्टिकल आने लगे। बड़े बड़े बीजेपी मेंबर, बड़े बड़े पार्टी के आदमी इन्हें बोलने लगे कि आप हमारे पीएम को ऐसा कैसे कह सकते हैं। फिर भी इनसे ना डरते हुए इन्होंने दोबारा उस गांव में जाके रिपोर्ट की और उन किसानों से बातचीत की कि आपकी इनकम सच में बड़ी है और आपने ऐसा क्यों कहा। तब किसानों ने कहा कि हमें प्रेशराइज किया था इसलिए हमने ये कहा। फिर इस साल सभी पैसे को जोड़कर एक ये तो हमारा मुनाफा भी नहीं मिला है सर। ये जो कहा जा रहा है 2 गुना आय हो गया और पैसा मिल रहा है, इसकी सच्चाई क्या है? फिर जो मतलब चंद्रमणि जी जो बताई हैं, फिर उसकी सच्चाई क्या है? समूह को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं सर। ऐसी आय नहीं बढ़ी? नो सर, मुनाफा नहीं हुआ है। तो आपको फायदा कितना मिला? जैसे आप 1 साल काम की, 2 साल काम कुछ नहीं मिला है सर। वो हमारा 100 रुपया खुद भरते हैं वो भी नहीं मिला। और उसके बाद एबीपी न्यूज की और इस रिपोर्टर की मुसीबतें बढ़ने लगी। बाद में इस चैनल से कहा गया कि ना ही आप पीएम के बारे में कुछ कह सकते हैं, ना ही उनके फोटो दिखा सकते हैं और ना ही आप बीजेपी पार्टी के बारे में कुछ ब्लेम कर सकते हैं। उनके सर्वर डाउन होने लग गए और टेक्निकल प्रॉब्लम होने लगी। और एबीपी न्यूज ने बताया कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रिएट की गई प्रॉब्लम है। इसी कारण 2 अगस्त 2018 को इन्होंने रिजाइन दे दिया। 90 के दशक में जब इलेक्शन की लाइव काउंटिंग होती थी तब हमने डॉक्टर रॉय को कितनी बार देखा है। जब 2008 में एक डिनर मीटिंग हुई थी तो नरेंद्र मोदी उस मीटिंग में आए थे और डॉक्टर रॉय भी उस मीटिंग में थे। तब डॉक्टर रॉय ने कई रिपोर्टरों के साथ एक कमरे में बैठ के नरेंद्र मोदी से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिन सवालों का वो जवाब नहीं दे पाए थे और उन सवालों से वो बहुत नाराज भी हो गए थे और बिना डिनर किए वहां से चले गए थे। उन्होंने उस मीटिंग को छोड़ दिया। पूरी न्यूज इंडस्ट्री में जनता की आवाज उठाना और सत्ता से सवाल जवाब करना ये सिर्फ रवीश कुमार किया करते थे, लेकिन रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद इस आवाज को भी दबा दिया गया। गौतम अंडानी नरेंद्र मोदी के कितने अच्छे दोस्त हैं ये तो आप जानते ही होंगे और गौतम अंडानी ने इस न्यूज चैनल को खरीद लिया
वो अपने हिसाब से इस चैनल को चलाना चाहते थे। इसी से रवीश कुमार ने इससे इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि गौतम अंडानी उसी तरह इस न्यूज़ चैनल को चलाएंगे जिस तरह नरेंद्र मोदी चाहते हैं। अब हम अपने चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे चलते हैं कि कैसे गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल करती है, कैसे इस सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। न्यूज़ चैनल को और मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए बीजेपी सरकार ने एक मॉनिटरिंग टीम बनाई है। इस मॉनिटरिंग टीम में 200 से 300 लोग हैं, जिनका काम है न्यूज़ चैनल को मॉनिटर करना और देखना कि कौन सी न्यूज़ को दिखाया जाना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि ये मॉनिटरिंग टीम कैसे काम करती है। इन टीमों को 3 टीमों में बांटा गया है: मॉनिटरिंग टीम, कंटेंट टीम और फाइनल रिव्यू टीम। मॉनिटरिंग टीम का काम होता है न्यूज़ चैनल को मॉनिटर करना और देखना कि कौन से न्यूज़ चैनल पे कौन सा कंटेंट दिखाया जा रहा है। कंटेंट टीम का काम होता है कंटेंट को डिसाइड करना कि कौन से न्यूज़ चैनल पे कौन सा कंटेंट दिखाया जाना चाहिए और कौन सा कंटेंट नहीं दिखाया जाना चाहिए। फाइनल रिव्यू, इस टीम का काम कंटेंट को ओवरऑल फाइनल रिव्यू करना होता है और एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिस रिपोर्ट को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर को भेज दिया जाता है और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर से ये रिपोर्ट पीएम ऑफिस में भेज दी जाती है और एडिटर को बता दिया जाता है कि आप अपनी न्यूज़ चैनल में इस न्यूज़ को दिखा सकते हैं, इस कंटेंट को दिखा सकते हैं और इस कंटेंट को नहीं दिखा सकते हैं, जिससे मीडिया पर गवर्नमेंट अपना पूरी तरह से कंट्रोल जमा लेती है। अगर मीडिया चैनल और रिपोर्टर इस चीज़ को नहीं मानते हैं और इस टीम के हिसाब से नहीं चलते हैं तो उनके चैनल में कई दिक्कतें आने लगती हैं और इस चैनल को धीरे धीरे कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जितना मीडिया आज के समय में गिर चुका है उतना पहले कभी नहीं गिरा था। हम कह सकते हैं कि टीवी स्ट्रीम मीडिया पे ऐसा कोई रिपोर्टर नहीं है जो जनता के सवाल को उठा सके। ऐसा कोई रिपोर्टर नहीं है जो गवर्नमेंट के सवालों को जवाब दे सके, जो गवर्नमेंट से सवाल कर सके, उनके सवालों को क्रिटिसाइज कर सके और उनके काले कारनामों को मेन स्ट्रीम मीडिया पे बता सके। हम कह सकते हैं कि 100% मीडिया करप्टेड हो गई है, लेकिन इसमें 100% गलती मीडिया की नहीं है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि इस करप्शन को रोका जा सके, मीडिया इंडिपेंडेंट होकर अपना काम कर सके? बहुत सारी कंट्रियों में जो मीडिया होती है उनकी फंडिंग होती है वो डायरेक्ट टैक्सेस से होती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए। जो इंडिया की स्टूडियो की फंडिंग है, जो पेमेंट है वो डायरेक्टली होनी चाहिए, मतलब उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट से घूम के नहीं आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 100% मीडिया करप्टेड हो गया है। अब इंडिया में कोई ऐसा न्यूज़ रिपोर्टर नहीं रहा है जो आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ देता हो। जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की उनके साथ क्या हुआ वो मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया। लेकिन इंडिया की न्यूज़ की इस हालात को सुधारने के लिए एक ही इलाज है कि इंडिया की न्यूज़ को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ताकि उन पर कोई प्रेशर ना हो, काम अच्छे से कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम आपके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट कैसे करप्टेड होती जा रही है, क्यों इंडिया में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों दंगे फसाद हो रहे हैं, या इसकी वजह गवर्नमेंट है, इंडिया में तानाशाही बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजह है। इसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहें। तब तक के लिए राम राम।